हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन एक लेखक हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है और इन्होंने ही एक कहानी को लिखा है। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नन्ही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक यानी कि शिक्षक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं: डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगो, एक नदी, रेत भरी प्रमुख। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण का क्या मतलब होता है? जब किसी को याद करके कोई चीज़ लिखी जाती है। सलीम अली की मृत्यु से संबंधित दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपने की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण यानी कि याद करते हुए लेखक ने उन्हें व्यक्ति चित्र प्रस्तुत यानी कि प्रस्तुत मतलब दिखाना या भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति। रवानी मतलब कहना, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अपने थॉट प्रोसेस को बोलना की शैली दिल को छू जाती है। सांवले सपनों की याद है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर मतलब आगे। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव था यानी कि मुमकिन था। इस हुजूम में आगे आगे चले जा रहे थे। सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन यानी कि अपने अंदर के सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से अलग था। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन मतलब मिलना, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हसरत और दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक यानी कि खुश हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का शोता फूट महसूस करता है? एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्णा ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन बड़े भाड़े फोड़े थे और दूध छली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह मतलब खुशी भरी भीड़ भाड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आया और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम
थम जाएं। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत यानी कि नसीहत देता है या देता तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो है कहीं से आ टपकेगा और संगीत बजाकर जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पे छा जाएगा। वृंदावन अभी कृष्णा की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मृतकों की दुनिया में इसी सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं रही जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरती थी। उन्हें जैसे बड़े बहादुर शायद कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षण में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसे ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की वजह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी मतलब बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संबंधित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सलीम अली नहीं, चौधरी साहब भी नहीं थे। कौन बचा है जो उस सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नज़र भारत की नींव रखने का संकल्प लेता? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ आ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती। जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, यानी कि प्रतिरूप का मतलब होता है फोटोकॉपी, बन गए थे। सलीम अली की प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह मतलब बहुत बड़ा अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उन्हें भ्रमणशील का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमना फिरना स्वभाव और उनकी यायाबारी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलेंगे और बस
अभी गले में लगी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना? इसके क्वेश्चन आंसर है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी दूसरी वीडियो में। अच्छा, इसकी ना कुछ शब्द संपदा यानी कि कुछ मीनिंग दी है। गणना जैसे बनाना। हुजूम का मतलब होता है जनसमूह या पीपुल, क्राउड भी बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में। बादी का मतलब होता है घाटी। सौंधी का मतलब होता है सुगंधित मिट्टी जिसपे पानी पड़ने से एक अच्छी सी खुशबू आती है। पलायन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जगह। नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक, या फिर हम कहते हैं सिंपल तरीके से कही हुई बात। हसरत मतलब क्या होता है? हरारत का मतलब होता है उष्णता यानी कि गर्मी। अब शार का मतलब होता है निर्जन या झरना। मिथक का मतलब होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नए नए जीवन के अर्थ का वहन करता हो या बताता हो। शोक का मतलब होता है चंचल। क्षति का मतलब 100 वर्षों का समय। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बना दूंगी।